नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिन पर चर्चा के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक में राज्य कर्मचारी से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी पेश किया जाएगा, जिसके तहत कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 6 महीने के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भारतीय स्टैम्प अधिनियम के तहत दान की लिखित पर स्टैम्प शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया। कैबिनेट में कानपुर के ट्रांस गंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4 लेन पुल निर्माण का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही परिवहन, आवास, शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास, संसदीय कार्य और उच्च शिक्षा विभाग समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं, उनको संबद्ध करने की बात विश्वविद्यालयों से की जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया, कैबिनेट से पास कराया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव आज नहीं है। वो सिखों की शादी का प्रस्ताव एक आया हुआ है और मदरसों को यूनिवर्सिटी में अटैच करने का भी प्रस्ताव नहीं है। लेकिन सर, क्या इसको आगे किया जाएगा? योजना चूंकि बनाई जा रही है, कितना सही है ये योजना बनाई जाएगी, सही नहीं हो कहीं ना कहीं उसको अटैच करना चाहिए। जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो उसको भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच करके उसको शिक्षा में बेहतरी के लिए करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने विधायकों से कहा है कि 5-5 करोड़ के जो विकास कार्य के प्रस्ताव है वो लेकर आइए। डीएम को निर्देशित किया है कि इसको कराइए और विधायकों से कहा है निगरानी रखिए क्या काम हो रहा है ग्राउंड पे। ये तो अच्छी पहल है। विकास के लिए जो मंशा है सूबे के मुख्यमंत्री जी का विकास, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सर, राज्य कर्मचारियों को बोला गया कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कहाँ पैसा लगाया, सब जानकारी देनी होगी। निश्चित है कि जो हमारे विकास के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कौन सी संस्था कहाँ खर्च कर रही है, उसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार सभी विधायकों के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। प्रदेश फिर से विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश बने, इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट बुलाई है, तो जो भी प्रस्ताव होंगे वो पास होंगे। उत्तर प्रदेश को फिर से नया एक विकसित प्रदेश बने, नया प्रदेश बने, दिखाई दे और मॉडल प्रदेश बने। उसके लिए जो भी नीतियाँ होंगी आएंगे, उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उस पर उसके लिए नीति बनाएंगे और जो भी आवश्यकता होगी जनता के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए कोई विभाग होगा जिसमें है। चूँकि ये है, हम लोग अब जो पिछला बजट था और अभी जो बजट आया है उस पर फिर से पूरे सब बजट खर्च हो जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देश में पहले शरीयत से चलता था, अब संविधान से चलता है और हर एक शिक्षा को संविधान से होना चाहिए और एक समान शिक्षा होनी चाहिए। मेरा तो एक ही बार है, चिकित्सा समान होनी चाहिए, शिक्षा समान होनी चाहिए, लोगों को व्यवस्था समान होनी चाहिए और कानून जिस तरीके से सबको समान होना चाहिए। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां रामनवमी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेले में उमड़ेंगे 20 लाख राम भक्त। 19 मार्च से शुरू होगा मेला। 27 मार्च को 8000 मंदिरों का मुख्य पर्व होगा, मनाया जाएगा राम उत्सव का पर्व। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या में रामनवमी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मेले में लगभग 20 लाख राम भक्त शामिल होने की उम्मीद है। मेला 19 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च को पूरे शहर के 8000 मंदिरों में मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। मंदिरों में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने मेले में सुरक्षा और यातायात की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। राम जन्मोत्सव के इस पर्व को देखते हुए शहर को सजाया जाएगा और भक्तों के लिए भव्य आयोजन किए जाएंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हरदोई जिले के मधुगंज क्षेत्र पहुंचे। उनका यह दौरा गौ संरक्षण धर्म युद्ध शंखनाद अभियान के तहत हुआ है। इस दौरान उन्होंने गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग दोहराई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारत ज्ञान और धर्म की भूमि है, जहां पुण्य और पाप दोनों का फल मिलता है। उन्होंने हरदोई को प्राचीन इतिहास से जुड़ा विशेष स्थान बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र हिरण्यकश्यप की भूमिका के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में गौ संरक्षण को लेकर प्राप्त कदम नहीं उठाए जा रहे। सरकारी आंकड़ों का हवाला देते उन्होंने कहा कि पिछली पशुधन गणना में 15 से 20 लाख गायों की संख्या कम हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया तो 11 मार्च के बाद लखनऊ में धर्म युद्ध का ऐलान किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह धर्म युद्ध
हथियारों से नहीं बल्कि वैचारिक संघर्ष के रूप में होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाज में धार्मिक मूल्यों की रक्षा और गौ संरक्षण के लोगों से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील भी की है। कालनेमी का मतलब होता है, कालनेमी एक राक्षस था, साधु का वेश बना करके हनुमान जी के सामने गया था। उसका उदाहरण उन्होंने दिया। कालनेमी का मतलब होता है अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और दिखाई दे। हमने कहा आदित्यनाथ जी, आप बाहर से गेरुआ कपड़ा पहन करके अपने आप को योगी कह रहे हो, लेकिन आपके राज में गायों की संख्या कम हो रही है, तो हत्यारों से चंदा आपकी पार्टी ले रही है, तो काम तो राक्षसों जैसा दिखाई दे रहा है और कपड़ा सन्यासियों जैसा दिखाई दे रहा है। कहीं आप ही तो कालनेमी नहीं हो? अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या हिंदू समाज को जो उनको वोट देकर के मुख्यमंत्री पद पर बैठाता है, उसको शंका होने पर पूछने का अधिकार नहीं है? बोलो भाइयों, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हो, क्या आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उनसे पूछो? अगर आपके मन में सवाल आए, हाथ उठा। अगर कहते हो कि अधिकार है तो हाथ उठा के बताओ। तो आपकी तरफ से आपका शंकराचार्य उनसे सवाल कर रहा है और वो शंकराचार्य के वाजिब सवाल का जवाब देने की बजाय हिस्ट्री शीटर को लेकर के आए हैं और उससे तरह तरह का आरोप लांछन लगवा रहे हैं। ये तरीका है क्या सवाल का जवाब देने का? गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पाकिस्तान के पेशावर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कॉल करने वाले शख्स ने कहा है कि यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले आरोपी को शहीद कर दिया गया और अब विधायक को किसी सार्वजनिक सभा में बम सुड़ाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले व्यक्ति ने बातचीत के दौरान दिल्ली में हुई कार्रवाई का जिक्र किया है और कहा कि वे देश के शीर्ष नेताओं को भी नहीं छोड़ेंगे। कॉल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लेते हुए भी धमकी भरी बातें कही गईं। दरअसल कुछ दिन पहले गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम पर जानलेवा हमला हुआ। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हमले के आरोपी को 2 सगे भाइयों को मार गिराया था। उसी एनकाउंटर के बाद अब विधायक को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। देखिए, धमकी वमकी हमें आती रहती है, ये कोई नया विषय नहीं। लेकिन ये जो सलीम वास्तिक वाला एनकाउंटर हुआ है, उसका ये कहना था, जो अरमान नाम का कोई व्यक्ति पेशावर से बोला है, उसने पेशावर से बताया, वो नंबर मैंने आपको दिया है। उसने कहा है कि जो सलीम के जो मारने वाले थे उनको तुमने मरवा दिया और हम घर में घुस के मारेंगे। और मैंने प्रधानमंत्री जी और मैंने गृह मंत्री जी के लिए भी कहा है कि दिल्ली में जो मकान ढवाया है इस सब का बदला लेंगे और तुम्हें बम से उड़ा देंगे। और एक जो इस्लाम पे बोलती हैं नाजिया, उनके लिए कहा है कि उनको भी हम लोग बहुत जल्दी मार देंगे। तो ये लगातार हमने उससे कहा कहाँ से बोल रहा है, लेकिन उसने पेशावर ही बताया। हमें लगा कि वो चेंज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में ग्राम समाज की करीब 2 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। आरोप है कि आफ्ताब हुसैन और उसके भाई मेहताब हुसैन ने इस जमीन पर मकान, मस्जिद और दरगाह का निर्माण कर लिया। जांच के बाद न्यायालय ने जमीन को सरकारी घोषित करते हुए करीब 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया। प्रशासन अब कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। और आपको ये खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में ग्राम समाज की करीब 2 बीघा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। आरोप है कि आफ्ताब हुसैन और उसके भाई मेहताब हुसैन ने इस ज़मीन पर मकान, मस्जिद और दरगाह का निर्माण कर लिया। जांच के बाद न्यायालय ने ज़मीन को सरकारी घोषित करते हुए करीब 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया। प्रशासन अब कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये संभल चंदोसी मुख्य मार्ग पर ग्राम सैफखां सराय में एक गाटा संख्या 452 है, जो चकबंदी के दौरान यह पेड़ लगाने के स्थान के रूप में आरक्षित किया गया। इसके बाद तहसीलदार संभल के द्वारा 1972 में
इस भूमि को संपत्ति ग्राम समाज घोषित किया गया। यह भूमि 1359 से लेकर कभी भी किसी व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं थी और आफ्ताब और मेहताब नाम के व्यक्तियों ने इस भूमि पर कब्जा करके आवास, मस्जिद, दरगाह इत्यादि चीजें बना रखी हैं। आज से करीब 6 महीना पहले लेखपाल ने इसके विरुद्ध धारा 67 की रिपोर्ट की थी, जिस पर लगभग 6 महीने सुनवाई की गई और इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इनके द्वारा बस सिर्फ यही कहा गया कि मेरा कब्जा तो अंग्रेजों के ज़माने से है और हम इस भूमि पर ऐसे ही काबिज हैं। यह भूमि मुरादाबाद नगर निगम ने शहर में राम और हनुमान वाटिका का निर्माण किया। इस वाटिका में पत्थरों पर भगवान श्री राम और हनुमान की कहानी को खूबसूरती से उकेरा गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया है कि इस परियोजना का उद्देश्य न केवल शहर में हरियाली बढ़ाना बल्कि जनता, खासकर बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी प्रदान करना है। वाटिका में पत्थरों पर उकेरी गई चित्रकथाओं और कहानियों से लोग भगवान राम और हनुमान की कहानी को नज़दीक से देख और समझ सकते हैं। नगर निगम ने कहा है कि भविष्य में इस तरह की परियोजना शुरू की जाएगी, जिससे शहर में पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मुरादाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हनुमान की कहानियां और मुरादाबाद नगर निगम ने शहर में राम और हनुमान वाटिका का निर्माण किया। इस वाटिका में पत्थरों पर भगवान श्री राम और हनुमान की कहानियों को खूबसूरती से उकेरा गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य न केवल शहर में हरियाली बढ़ाना है बल्कि जनता, खासकर बच्चों और धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी प्रदान करना है। वाटिका में पत्थरों पर उकेरी गई चित्रकथाओं और कहानियों से लोग भगवान राम और हनुमान की कहानी को नज़दीक से देख और समझ सकते हैं। नगर निगम ने कहा कि भविष्य में इस तरह की और परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे शहर में पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद के अंकुर विहार क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए दक्ष चौधरी का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शहर से बाहर आने के बाद दक्ष चौधरी ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया और उनके सस्पेंशन की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित पुलिसकर्मी निलंबित नहीं हुए तो वे जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। बताया जा रहा है कि दक्ष चौधरी हिंदू रक्षा दल से जुड़े बताए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक महिला ने दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर बता दें कि ज्ञान प्रकाश राय एसपी गाजियाबाद का बयान सामने आया। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। अंकुर विहार क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए दक्ष चौधरी का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेल से बाहर आने के बाद दक्ष चौधरी ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया और उनके सस्पेंशन की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित पुलिसकर्मी निलंबित नहीं हुए तो वे जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। बताया जा रहा है कि दक्ष चौधरी हिंदू रक्षा दल से जुड़े बताए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक महिला ने दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर ज्ञान प्रकाश राय गाजियाबाद का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है। वहीं संबंधित थाना प्रभारी ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय वीडियो संज्ञान में आए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा थाना अंकुर विहार पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि थाना अंकुर विहार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना अंकुर विहार पर मारपीट व छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 63/26 दर्ज कराया गया है, जिसके वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति दक्ष चौधरी व अक्कू पंडित नामजद अभियुक्त हैं। थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध 170 BNSS के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी अंकुर विहार से आरोपों के संबंध में जानकारी की गई कि उनके द्वारा इन आरोपों को असत्य व निराधार बताते हुए गिरफ्तारी से छूट होकर यह आरोप लगाना बताया गया है। फिर भी आरोपों की गंभीरता के दृष्टिगत प्रकरण में राजपत्रित अधिकारी के स्तर से जांच कराई जा रही है।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर टहल रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। यह घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कुकड़ा मंदिर परिसर में हुई। हादसे में सुजय जिंदल और विकास जैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति कार के नीचे दब गया। पूरी घटना पास की दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायल को कार के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। को सूचना प्राप्त हुई कि नई मंडी क्षेत्र के कुकड़ा मंडी परिसर में खाली सड़क पे जब 2 लोग टहल रहे थे, उसी समय एक मारुति 800 गाड़ी से उन दोनों व्यक्तियों पे टक्कर लग जाने से वो घायल हो गए हैं। इस सूचना पर नई मंडी पुलिस मौके पे गई और घायल होने वाले व्यक्तियों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उस वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। उसके वाहन मालिक व चालक मौके पे नहीं थे। बहरहाल इस प्रकरण में दोनों जो घायल है वो हायर सेंटर में इलाजरत हैं, उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष के तरफ से तहरीर प्राप्त करके थाना नई मंडी में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस टीम द्वारा वाहन के स्वामी व उसके ड्राइवर को तस्दीक किया जा रहा है। शीघ्र ही उनको तस्दीक करके उन पे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महाराजगंज जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 18 लोग घायल हो गए। यह हादसा बता दें कि निचौला थाना क्षेत्र के नहर पटरी मार्ग पर पुल के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु मदनपुर माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पिकअप अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और घटना के बाद आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महाराजगंज जिले में श्रद्धालु से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें करीब 18 लोग घायल हो गए। यह हादसा बता दें कि एक पुल के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु मदनपुर माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और घटना के बाद आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतापुर जिले के प्राचीन तीर्थ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की धर्म यात्रा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। शंकराचार्य ने ललिता देवी मंदिर और चक्रतीर्थ में पूजा अर्चना और आरती में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा का पूरा वातावरण भी भक्तिमय हो गया। शंकराचार्य के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थ क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सूर्यास्त के बाद मौन धारण की परंपरा के कारण उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है। कृष्ण पक्ष के अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। पुलिस और प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। धार्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला है। और कृष्ण पक्ष के अवसर पर अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भगवान
श्री राम के दर्शन के लिए भक्त यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। धार्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से पहुंचे 3 यात्रियों के पास से करीब 25 किलो से अधिक हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार यात्रियों में हिमराज और इसके साथ ही कई लोग शामिल हैं जो गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। एक्सरे जांच में संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद बता दें कि तलाशी ली गई और जिसमें ये गांजा अलग अलग पैकेटों में छिपा कर रखा गया। कस्टम विभाग ने तीनों को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से पहुंचे 3 यात्रियों के पास से करीब 25 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। इसके साथ ही अलग अलग जगहों से कई गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी जो कि गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि जांच में संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद बैगों की तलाशी ली गई जिसमें ये गांजा अलग अलग पैकेटों में छिपाकर रखा गया था। कस्टम विभाग ने तीनों को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। कौशाम्बी जिले के कुछ हिस्सों में धुंध छाई हुई देखी जा रही है। मौसम के इस बदलाव के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सुबह और शाम के समय वाहन चालकों को सड़क पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धुंध के कारण लंबी दूरी के वाहन और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। राज्य परिवहन विभाग ने भी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और वाहन चलाते समय हेडलाइट और इंडिकेटर का प्रयोग करें। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।